हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है माइंड्रो इकोनॉमिक्स विद सिमरन सहगल, जहां पर हम यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक सीरीज़ जो थी वो स्टैटिक थी, जिसमें हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे थे। मैंने आपको एक पूरी लिस्ट दे दी थी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं इस सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ का जो पहला पड़ाव था वो हम पार कर चुके थे डिमांड थ्योरी के साथ। ठीक है, डिमांड थ्योरी को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तीनों पार्ट्स का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके वो तीनों वीडियोस पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वाले टॉपिक पर आइएगा, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो डिमांड थ्योरी का एक एक्सटेंशन है। ठीक है, तो अगर आप डिमांड थ्योरी के बारे में पहले से जानते हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको डिमांड के बारे में कुछ नहीं पता है या कुछ ना कुछ आपको कन्फ्यूजन है तो जल्दी से वो तीनों पार्ट्स जो है पहले देख लीजिए। उनका जो लिंक है, जो पूरी सीरीज़ का लिंक है, वो मैं आई बटन में दे दूँगी। आप आई बटन में क्लिक कर जल्दी से देख सकते हैं उस वीडियो को। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक जिसके लिए आप स्पेसिफिकली आज आए हैं इस वीडियो को देखने के लिए, दैट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हम आज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। तो मेरा नाम सिमरन सहगल है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। मैं 3 साल से इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ और मेरा खुद 2 बार यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो चुका है। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है ऑप्टिमम मैगज़ीन के अंदर, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। उसका ISBN नंबर मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है। मैंने काफ़ी रिसर्च प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम किया है और मैं एक दिल्ली गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होल्डर भी हूँ। तो ये सारी लिस्ट है जिसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मुझसे क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अब हम पहुँच चुके हैं अपने टॉपिक की तरफ बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो पहले अगर आप देखें ये जो ऑरेंज में मार्क हुआ है 2, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हम अपने दूसरे टॉपिक पर पहुंच चुके हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ के थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में। ठीक है, जब फर्स्ट मार्क, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो मैंने फर्स्ट मार्क किया था थ्योरी ऑफ डिमांड में। ठीक है, तो क्योंकि हम अब आगे बढ़ चुके हैं, सेकेंड पार्ट पर आ चुके हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर सेकेंड मार्क किया है। क्लियर। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी मैंने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, क्योंकि ये टॉपिक भी थोड़ा सा बड़ा है तो मैं चाहती हूँ आपको मैं इलेबोरेट कर हर एक चीज़ पढ़ाऊँ, तो मैंने इसे भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर पार्ट 1 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता ही क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती ही कितनी तरीके की है। तो 3 तरीके की होती है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन कौन सी होती हैं ये अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देन डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कितनी डिग्रीज होती हैं और क्या क्या होती हैं, उसके अंदर हमारे कर्व्स कैसे बनते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है। तो ये डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी 5 तरीके की होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं ये देखने के लिए आप वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये आज हम पार्ट 1 के अंदर कवर करने वाले हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, दैट इज़ पार्ट 2, उसमें हम कवर करेंगे वेरियस मेथड्स टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर, आपको इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए आती है बिल्कुल। तो 5 हमारे ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। जी हाँ, 5 मेथड्स। ठीक है, और वो पाँचों के पाँचों मेथड्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने उसे एक डिफरेंट वीडियो में बनाने का सोचा है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं अपनी वीडियोज़ में। तो अब हम डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर जंप करते हैं। ठीक है, चलिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। जब हम डिमांड चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा था डायरेक्शन ऑफ चेंज इन डिमांड। डायरेक्शन ऑफ चेंज इन डिमांड का क्या मतलब है कि जब भी डिमांड को इम्पैक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें से किसी में भी चेंज आता है तो उससे डिमांड में कैसा चेंज आता है। क्या डिमांड इंक्रीज होती है या डिमांड डिक्रीज होती है, यही पढ़ा था हमने पूरे चैप्टर में। लेकिन जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन द डिमांड। ठीक है, उस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे डायरेक्शन ऑफ चेंज इन डिमांड, यहाँ हम पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन डिमांड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब भी डिमांड को इम्पैक्ट करने वाले किसी भी फैक्टर में कुछ चेंज आता है
तो डिमांड में कितना परसेंट चेंज आ रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, वो तो पिछले चैप्टर का पॉइंट था। लेकिन अब अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो कितने परसेंट से इंक्रीज हो रही है, अगर डिमांड डिक्रीज हो रही है तो कितने परसेंट से डिक्रीज हो रही है। ये जो टॉपिक है हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में समझाया जाता है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी का क्या मतलब है, आपने अपने घर में देखा होगा, वो वाइट कलर का इलास्टिक होता है, बैंड टाइप का। तो अगर आप उसको खींचते हैं दोनों तरफ से तो उससे क्या होता है, उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा इलास्टिक होता है। यही अगर आप अपने ड्रॉ स्ट्रिंग देखें, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, नाड़ा कहते हैं। ठीक है, अगर आप नाड़े को देखें तो अगर आप उसको खींचने की कोशिश करें तो वो नहीं खिंच पाता। ठीक है, वो स्ट्रेचेबल नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इलास्टिक बैंड की तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल होता है, वो हमारा खिंच सकता है। तो उसी कॉन्सेप्ट से हमारा ये कॉन्सेप्ट बना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, कि क्या मेरी जो डिमांड है वो ड्रॉ स्ट्रिंग की तरह है कि बिल्कुल चेंज नहीं होती है या बहुत कम चेंज हो रही है। ठीक है, या फिर जो मेरी डिमांड है वो एक इलास्टिक बैंड की तरह है कि वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। ठीक है, जितना मैं उसको खींचना चाहूँ वो उतनी ज़्यादा खिंच जाती है, वो बहुत ज़्यादा खिंच जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, चलिए तो अब इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है उसका क्या मतलब है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ चेंज इन द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। इसका क्या मतलब है कि जब भी किसी भी फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड में कुछ परसेंटेज चेंज आए, उससे कितना परसेंट चेंज मेरी क्वांटिटी डिमांडिंग में आता है। ठीक है, अगर मेरे फैक्टर्स में चेंज आता है तो मेरी डिमांड किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, कितना परसेंट रिस्पॉन्ड करती है, किस डिग्री से रिस्पॉन्ड करती है, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर, चलिए अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम कि फॉर्मूला क्या होता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ईडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ईडी का क्या फॉर्मूला है, ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एनी फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। क्योंकि हम यहाँ पर अभी नॉर्मली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं, हम किसी भी पर्टिकुलर टाइप की बात नहीं कर रहे, हम किसी पर्टिकुलर फैक्टर की बात नहीं कर रहे, इसीलिए हमने डिवाइड किससे किया है, एनी फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, कि किसी भी फैक्टर में अगर चेंज आता है, कितना परसेंट चेंज आता है, उससे डिमांड ऑफ द कमोडिटी में कितना परसेंट चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ईडी क्या है, ईडी इज द परसेंटेज चेंज इन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू परसेंटेज चेंज इन एनी फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। समझ में आती है ये चीज़ हमें कि क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आगे बढ़ते हैं अब हम टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती ही कितने तरीके की है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरीके की होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, प्राइस वर्ड दिख गया हमें इसमें, इसका मतलब अब यहाँ पर किस फैक्टर की बात की जा रही है, प्राइस की बात की जा रही है। ठीक है, तो अगर मेरे प्राइस में कुछ परसेंटेज चेंज आता है तो उससे मेरी क्वांटिटी डिमांडिंग में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, ये कौन रिफ्लेक्ट करेगा, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफ्लेक्ट करेगा। क्या बोला मैंने बोला जब मेरे प्राइस में कुछ परसेंटेज चेंज आएगा तो उससे मेरी डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आए, वही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अब देखो प्राइस में जो चेंज है वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो अगर प्राइस में कुछ परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो मेरी क्वांटिटी डिमांडिंग में कुछ परसेंटेज डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि हमारा लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडिंग डिक्रीज होगी। ठीक है, वाइस वर्सा अगर हम बात करें कि मेरा जो प्राइस है वो कुछ परसेंटेज डिक्रीज कर जाए, तो अगर मेरा प्राइस कुछ परसेंटेज डिक्रीज किया है तो क्वांटिटी डिमांडेड कुछ परसेंटेज इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ऐसा कहता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम। फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, कि डिमांड में कितना परसेंट चेंज आता है अगर मेरे प्राइस में कुछ परसेंटेज चेंज आए। अब यहाँ नीचे एक चीज़ लिखी है कि इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव
इसका क्या मतलब है कि हमेशा इस फॉर्मूले के बाहर एक नेगेटिव साइन आपको अज्यूम कर चलना है। अब ये नेगेटिव साइन क्यों अज्यूम कर चलना है? इसीलिए क्योंकि डिमांड और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है? नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। हमारा लॉ ऑफ डिमांड ऐसा कहता है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रही, ये आप नहीं कह रहे, ये अल्फ्रेड मार्शल जी ने कहा था, ठीक है ना। अल्फ्रेड मार्शल कौन है? जिन्होंने डिमांड का कॉन्सेप्ट दिया था और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का भी कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? अगर अब मेरे इनकम के अंदर कुछ परसेंटेज चेंज आता है तो उससे मेरी डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, ये क्या रिफ्लेक्ट करेगा? मेरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोला मैंने? जब मेरी इनकम में कुछ परसेंटेज चेंज आता है उससे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? मेरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी दो तरीके के गुड्स के लिए होती है। हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, इनकम का इम्पैक्ट हम डिमांड पे दो गुड्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं। पहला क्या है? नॉर्मल गुड, दूसरा इन्फीरियर गुड, ठीक है। तो अगर नॉर्मल गुड की हम बात कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा? जब कुछ परसेंटेज चेंज आएगा मेरे इनकम के अंदर, मान लेते हैं मेरी इनकम में कुछ परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, तो नॉर्मल गुड की जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें जो चेंज आएगा वो कैसा आएगा? वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। क्योंकि नॉर्मल गुड्स कैसे गुड्स हैं? नॉर्मल गुड्स वो गुड्स हैं जो इनकम के बढ़ने के साथ जिनकी डिमांड भी बढ़ने लगे, है ना। तो जब मेरी इनकम के अंदर कुछ परसेंटेज इंक्रीज आएगा तो नॉर्मल गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड में भी कुछ परसेंटेज इंक्रीज आएगा। और वाइसा वर्सा अगर हम बात करें, अगर मेरी इनकम में कुछ परसेंटेज डिक्रीज होगा तो मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ नॉर्मल गुड है वो उसमें भी कुछ परसेंटेज डिक्रीज ही होगा। समझ में आती है ये चीज़? डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। अब अगर हम बात करें इन्फीरियर गुड्स के केस की, तो इन्फीरियर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डिमांडेड ओनली एट लो लेवल्स ऑफ इनकम। इसका मतलब आप उन गुड्स को तभी डिमांड करेंगे अगर आपकी इनकम कम हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इनकम कम तो आप इनकी डिमांड बढ़ा रहे हैं, तो कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। तो अगर हम बात करें अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो अगर मेरी इनकम में कुछ परसेंटेज इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इन्फीरियर गुड में कुछ परसेंटेज डिक्रीज होगा। और वाइसा वर्सा अगर मैं कहूँ कि अगर मेरी इनकम में कुछ परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इन्फीरियर गुड्स में कुछ परसेंटेज इंक्रीज होगा। समझ में आती है ये चीज़? इसका मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। चलिए अब इनका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है अगर मेरी इनकम में कुछ परसेंटेज चेंज आता है। अब देखिए नॉर्मल गुड्स में क्या लिखा है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्यों पॉजिटिव है? जैसे मैंने अभी समझाया, दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसीलिए हम जो अज्यूम करते हैं इसका साइन दैट इज़ पॉजिटिव। अगर हम इन्फीरियर गुड्स की बात करें तो वो साइन कैसा रहेगा? वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस प्राइस का क्या मतलब है कि एक गुड का प्राइस और दूसरे गुड की क्वांटिटी डिमांडेड, क्रॉस प्राइस, ठीक है। एक गुड का प्राइस और दूसरे गुड की क्वांटिटी डिमांडेड। तो अगर आपने पिछली मेरी वीडियोस देखी थी और उसमें आपने सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का टॉपिक मेरे साथ पढ़ा था, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर अगर मैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रही हूँ तो किन गुड्स की बात कर रही होंगी? बिल्कुल सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दैट इज रिलेटेड गुड्स की मैं यहाँ पर बात कर रही होंगी, ठीक है ना। क्योंकि क्रॉस प्राइस का क्या मतलब है? एक गुड का प्राइस और दूसरे गुड की क्वांटिटी डिमांडेड। सब्स्टिट्यूट गुड्स में भी हम ऐसे ही देखते थे
कि एक सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस का इम्पैक्ट हमारी गिवन गुड की क्वांटिटी डिमांडेड पे, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी ऐसा ही था कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस में जो भी चेंज आ रहा है उससे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गिवन गुड में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, तो जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो यही बताती है कि अगर मेरे जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं या फिर रिलेटेड गुड्स जो हैं, ठीक है, अगर मेरे रिलेटेड गुड्स के प्राइस के अंदर कुछ परसेंटेज चेंज आता है तो मेरे गिवन गुड की क्वांटिटी डिमांडिंग में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। ठीक है, तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या दिखा रहा है, सिंपली अगर मेरे रिलेटेड गुड्स के प्राइस में कुछ परसेंटेज चेंज आता है तो मेरे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गिवन कमोडिटी में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। ठीक है, अब हमने पढ़े हैं दो गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स आर द गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। ठीक है, जो एक दूसरे की जगह पर यूज हो सकते हैं। तो कैसा रिलेशनशिप था वहाँ? डायरेक्ट रिलेशनशिप था। ठीक है, इसका मतलब अगर मेरे सब्स्टिट्यूट गुड में के प्राइस में कुछ परसेंटेज इंक्रीज होता है, ठीक है, अगर मेरे सब्स्टिट्यूट के प्राइस में कुछ परसेंटेज इंक्रीज होता है तो मेरे गिवन गुड की क्वांटिटी डिमांडिंग में भी कुछ परसेंटेज इंक्रीज ही होगा। ठीक है, अगर हम वाइसा वर्सा बात करें कि अगर मेरे प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड में कुछ परसेंटेज डिक्रीज आता है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ माय गिवन गुड में भी कुछ परसेंटेज डिक्रीज ही होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। ठीक है, अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स थे? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर द गुड्स विच आर ओनली यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई अ गिवन वांट, जो हमेशा साथ में ही यूज होंगे, एक दूसरे के बिना उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर हम बात करें, अगर परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, अगर हम बात कर रहे हैं इंक्रीज की, अगर मेरे परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है प्राइस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो मेरी गिवन कमोडिटी है उसमें परसेंटेज कैसा होगा? डिक्रीज होगा। क्या बोला मैंने? अगर मेरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में कुछ परसेंटेज इंक्रीज होता है तो मेरे गिवन कमोडिटी के क्वांटिटी डिमांडिंग में परसेंटेज डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में। अगर हम वाइसा वर्सा की बात करें, अगर मेरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में कुछ परसेंटेज डिक्रीज होगा तो मेरी गिवन कमोडिटी के क्वांटिटी डिमांडेड में कुछ परसेंटेज इंक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। क्लियर? चलिए अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम। तो दिस इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स दो तरीके के होते हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की अगर हम बात करें तो इस जो फॉर्मूला है इसके आगे हमें एक पॉजिटिव वैल्यू अज्यूम कर लेनी है बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट रिलेशनशिप और बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की तो हमें कैसा साइन अज्यूम करना है? नेगेटिव साइन अज्यूम करना है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। क्लियर? चलिए, तो इसके साथ हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है वो देख लिया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हमने डेफिनेशन देख ली, हमने उसकी फॉर्मूला देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ लिया, तीनों तरीके के, कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है। अब अगर यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया है तो हम आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द टॉपिक विच इज़ डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, कि मेरी इलास्टिसिटी होती ही कितने तरीके की है, क्या क्या डिग्रीज होती हैं मेरी इलास्टिसिटी की? तो 5 तरीके की होती हैं मेरी डिग्रीज। ठीक है, अब वो 5 कौन कौन सी हैं? सबसे पहला, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो वैल्यू है इज ज़ीरो। ज़ीरो का क्या मतलब है? व्हेन देयर इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब इनका क्या मतलब है वो समझाऊंगी, लेकिन नाम अभी क्या क्या है वो पढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट है मेरी इलास्टिसिटी की वैल्यू इन्फिनिटी। अगर मेरी इलास्टिसिटी की वैल्यू इन्फिनिटी है तो मेरी डिमांड को हम क्या कहेंगे? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट इज, अगर इलास्टिसिटी की वैल्यू इज 1 तो हम उसे क्या कहेंगे? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अगर इलास्टिसिटी की वैल्यू इज मोर देन 1, दैट इज मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, तो हम उसे क्या कहते हैं? मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है,
या फिर हम उसको सिंपली इलास्टिक डिमांड भी कह देते हैं। नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी की वैल्यू लेस देन 1। लेस देन 1 का क्या मतलब है? यूनिटरी इलास्टिक से कम, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? लेस दैन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, या फिर हम इसे सिंपली कह देते हैं इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो ये 5 हमारे डिग्रीज हैं: परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक एंड लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, इन सब की जो वैल्यूज़ हैं, ई डी इज इक्वल्स टू 0, ई डी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इक्वल्स टू 1, मोर देन 1, लेस देन 1, ये सब आपको याद रखना है, पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए अब हम शुरू करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक से। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ये एग्जाम्पल दिया था किसका? ड्रॉ स्ट्रिंग का और रबर बैंड का। ठीक है ना, एक इलास्टिक बैंड का। तो इन इलास्टिक कह रहे हैं अब तो मेरे इलास्टिक जो बैंड है उसमें से और ड्रॉ स्ट्रिंग में से इन इलास्टिक कौन सी चीज़ है? ड्रॉ स्ट्रिंग है ना, वो इन इलास्टिक होती है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। अगर मैं उसको खींचती रहूँ तो उसका साइज एक्सपैंड नहीं होगा, वो उतने का उतना ही रहता है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ उस ड्रॉ स्ट्रिंग के केस की, तो वो क्या है? इन इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक है, मतलब बिल्कुल भी उसमें चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को अपने डिमांड पर लगाऊं तो इसका क्या मतलब है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, मतलब मेरी जो डिमांड है वो परफेक्टली इन इलास्टिक है, मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, आपका ज़मीन आसमान एक हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, लेकिन आपकी जो डिमांड है उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? व्हेन देयर इज नो चेंज इन डिमांड, ध्यान दीजिए, नो चेंज इन डिमांड विद इवन एंड इनफाइनाइट चेंज इन प्राइस। अगर मेरे प्राइस में इनफाइनाइट चेंज भी आ जाता है, ठीक है, जितना मर्जी अनलिमिटेड चेंज भी आ जाता है, तो भी मेरी जो डिमांड है उसमें कोई चेंज नहीं आए, तो हम उसे क्या कहते हैं? ये मेरी परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है। किसी भी कमोडिटी की अगर डिमांड बिल्कुल भी चेंज ना हो, मेरे प्राइस में चाहे इनफाइनाइट चेंज आ जाए तब भी, तो वो मेरी कमोडिटी की डिमांड कैसी है? परफेक्टली इन इलास्टिक। इसका डायग्राम देख लेते हैं कैसा बनेगा। ये देखिए, तो परफेक्टली इन इलास्टिक का डायग्राम कैसा बना है? ये मेरा जो डी डी है, डी डी मेरा डिमांड कर्व है। ठीक है, तो डिमांड कर्व पे ही मैं इलास्टिसिटी दिखाऊंगी अपनी। तो अगर आप देखें ये कैसा है? वर्टिकल है। ठीक है, वर्टिकली पैरेलल टू द वाई एक्सिस। क्लियर? तो जब भी मेरी डिमांड होगी परफेक्टली इन इलास्टिक, तो मेरा डिमांड कर्व कैसा बनेगा? वर्टिकली पैरेलल टू द वाई एक्सिस, बिल्कुल ऐसा खड़ा हुआ। ठीक है, अब अगर आप देखो मेरा जो इनिशियल प्राइस था वो क्या था? ओपी, उस पर क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? ओक्यू। अब अगर मेरा प्राइस ओपी से बढ़कर OP1 हो जाए तो भी मेरी डिमांड कितनी है? OQ। अगर मेरा प्राइस OP से घटकर OP2 हो जाए तो भी मेरी डिमांड कैसी है? OQ। बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, प्राइस के कम होने से बढ़ी नहीं, प्राइस के बढ़ने से कम नहीं हुई, उतनी की उतनी है। तो ये कैसी डिमांड है मेरी? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्लियर? कि अगर मेरा मार्केट में आज प्राइस 50 रुपये, तो मैं 2 किलो खरीदती हूँ, मान लीजिए क्या, आलू। ठीक है, अगर उसका कल को प्राइस 55 हो जाता है तो मैं अभी भी 2 किलो ही खरीद रही हूँ, मैं 1 किलो नहीं कर रही। अगर उसका प्राइस मार्केट में 50 से 45 हो जाता है तो भी मैं उसको 2 से 3 किलो नहीं कर रही, मैं अभी भी 2 ही किलो खरीद रही हूँ। तो मेरे लिए आलू की डिमांड कैसी है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है। समझ में आई ये चीज़? चलिए नेक्स्ट डिग्री की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। अब परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब है? वही पुराना एग्जाम्पल हमारा ड्रॉ स्ट्रिंग का और किसका? इलास्टिक रबर बैंड का। तो इलास्टिक रबर बैंड और ड्रॉ स्ट्रिंग में से कौन सा परफेक्टली इलास्टिक है? ऑब्वियसली इलास्टिक रबर बैंड। ठीक है, जितना भी मैं उसको खींचती जाऊंगी वो खींचता जाएगा, अपने उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी, परफेक्टली इलास्टिक है वो। इसका मतलब अगर मैं उसके ऊपर कुछ खास जोर भी ना डालूं तो भी उसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती रहेगी। ऐसा ड्रॉ स्ट्रिंग के साथ नहीं होता। ड्रॉ स्ट्रिंग के ऊपर आप पूरी जान भी लगा दो तो भी उसकी लेंथ उतनी रहेगी, लेकिन अगर आप इलास्टिक बैंड को थोड़ा सा भी, अगर उस पर बिल्कुल हल्का सा भी जोर डालोगे तो वो काफ़ी एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है,
तो अगर इस कॉन्सेप्ट को हम अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर लगाएं तो वो कैसे चलेगा? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसका मतलब मेरी डिमांड जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, इनफाइनाइटली चेंज हो जाती है, इवन व्हेन मेरे फैक्टर के अंदर नेग्लिजिबल चेंज आया हो। मतलब मेरे प्राइस के अंदर अगर मान लो 0.000001% चेंज आया है, फिर भी जो मेरी डिमांड है वो इनफाइनाइटली चेंज हो जाती है। ठीक है, प्राइस में एकदम नेग्लिजिबल चेंज है, चाहे मान लो आपके 0 का ही चेंज है, फिर भी मेरी जो डिमांड है वो इनफाइनाइटली चेंज हो जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जहाँ पर मेरी ईडी की वैल्यू इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। When there is an infinite demand at a particular price and demand becomes 0 with a slight rise in price, then demand for such a commodity is said to be perfectly elastic. क्या मतलब है इसका? कि अगर मेरा प्राइस बिल्कुल हल्का सा नेग्लिजिबली इंक्रीज करता है, उसी टाइम मेरी डिमांड 0 हो जाती है। ठीक है, और अगर बिल्कुल नेग्लिजिबल डिक्रीज आता है मेरे प्राइस के अंदर, तो एकदम से बढ़ के इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, मतलब बहुत जल्दी चेंज आ जाता है उसके अंदर और बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। क्लियर? अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम कैसा है हमारा? देखिए, ये कैसी है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। मेरा जो डिमांड कर्व है वो कैसा है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। सो मेरा डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक जब होगा तो वो कैसा दिखेगा? वो दिखेगा हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, इन इलास्टिक में कैसा था? परफेक्टली इन इलास्टिक के अंदर वर्टिकली पैरेलल टू वाई एक्सिस। मेरा परफेक्टली इलास्टिक में कैसा है? अब हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर आप देखिए, जो मेरा प्राइस है इनिशियली वो कितना है? ओपी, और उस पर क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? ओक्यू। अब मेरा प्राइस देखो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है यहाँ, मतलब इतना कम चेंज हुआ है कि वो इस ग्राफ पर दिखाया भी नहीं जा सकता, ग्राफ पे डिपिक्ट भी नहीं हो सकता। ठीक है, मानते हैं कि वो जो चेंज हुआ है वो इंक्रीज हुआ है, प्राइस में बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल इंक्रीज हुआ है, तो मेरी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या कर जाएगी? वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, वो डिक्रीज करके कितनी हो गई? OQ1 हो गई। और मानते हैं कि अब मेरा जो प्राइस है उसमें बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल डिक्रीज आया है। ठीक है, 0.000001% का चेंज आया है। ठीक है, डिक्रीज हुआ है, तो मेरी डिमांड बढ़कर OQ से OQ2 हो गई। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर मेरे प्राइस में बहुत ही ज़्यादा कम चेंज आए, इतना कम चेंज कि मैं उस चेंज को 0 भी मान सकती हूँ। ठीक है, फिर भी मेरी जो डिमांड है वो इनफाइनाइटली चेंज होने लग जाए, तो वो कैसी डिमांड है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। चलिए आगे हम बात करते हैं यूनिटरी इलास्टिक की। तो यूनिटरी इलास्टिक क्या है? यूनिटरी इलास्टिक इज सिंपली जब मेरी इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या है? 1। यूनिटरी में वर्ड दिख रहा है आपको? यूनिट। यूनिट का क्या मतलब होता है? 1। ठीक है, तो इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1 है। अब हमने अपनी जो पीछे हमने स्लाइड्स थी उसमें अपना फॉर्मूला पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। क्या फॉर्मूला था? देखिए, ये रहा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एनी फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं इस फॉर्मूले की, तो इस फॉर्मूले में ईडी की वैल्यू 1 कब आएगी? किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू 1 कब आती है? जब न्यूमरेटर की वैल्यू इज इक्वल्स टू मेरा डिनोमिनेटर की वैल्यू हो, तभी आती है मेरी फ्रैक्शन की वैल्यू 1। आपस में कट जाते हैं वो, है ना? तो ईडी में न्यूमरेटर में क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी, और डिनोमिनेटर में क्या है? परसेंटेज चेंज इन द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। तो अगर मेरा परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन द फैक्टर हो, तो मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, वापस आ जाते हैं अब अपनी स्लाइड पर। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का क्या मतलब है? व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, या फिर हम प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या है? 1 है। क्लियर? अब पढ़ लेते हैं इसको। व्हेन परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन डिमांड फॉर सच अ कमोडिटी इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक। क्लियर? यही बोला हमने। इसका डायग्राम देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारा पिछले चल रहा है ना, अभी रुकिए।
यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में मेरा कैसा बना है डिमांड कर्व? मेरा डिमांड कर्व बना है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब आप कहेंगे मैम ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है अब? ठीक है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है उसकी एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी होती है उसकी मैथमेटिकल? कि जो भी उसके नीचे रेक्टेंगल्स फॉर्म होंगे, जो भी इस कर्व के नीचे रेक्टेंगल्स फॉर्म होंगे, उनका जो एरिया है वो इक्वल होता है। ठीक है, अब क्योंकि इनका एरिया इक्वल है, अब आप देखिए ये जो रेक्टेंगल बन रहा है मेरा OPLQ, कौन सा रेक्टेंगल? OPO, बैटरी लो। चलिए बैटरी को चार्ज कर लेते हैं, है ना। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाती हैं ऐसी डिस्टर्बेंसेस। चलिए, तो अब हम बात कर रहे थे यूनिटरी इलास्टिक की, और कौन से रेक्टेंगल की बात कर रहे थे हम? OPLQ। ठीक है, OPLQ का क्या मतलब है? मतलब इसका एरिया कितना होगा? हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है इसकी? OQ, ब्रेथ कितनी है? OP, मल्टीप्लाई कर दें OP इंटू OQ, ये मेरा क्या निकल जाएगा? इसका एरिया। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि एरिया ऑफ OPLQ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द अदर रेक्टेंगल दैट इज OP1RQ1। ठीक है, जो नीचे मेरा रेक्टेंगल बन रहा है डॉटेड लाइन से, इस रेक्टेंगल का और मेरे पिछले रेक्टेंगल का जो एरिया है वो आपस में बराबर है। अब बराबर तो है, लेकिन इनके बराबर होने से मेरी इलास्टिसिटी 1 का क्या रिलेशनशिप है, और जो वो रिलेशनशिप है वो हमें दिखेगा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो है इलास्टिसिटी का। ठीक है, इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करने का जो मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, उसमें इसका आंसर आपको क्लियरली मिलेगा। तो अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हो, इसका जो आंसर है सस्पेंस में नहीं छोड़ना चाहते हो, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आ जाना टाइम से। जो नीचे बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो ताकि आपकी वो वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैंने आज एक चीज़ आपके सामने खोली है, अगर आपको पहले से नहीं पता थी कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अगर इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 है तो मेरा कैसा बनता है ग्राफ? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में इसका रीज़न ढूंढते हैं। अब वो रीज़न क्या है तो नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, तो आ जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का क्या मतलब है? कि इलास्टिसिटी की वैल्यू इज मोर देन 1। वही पिछले वाले अपने फॉर्मूला पे आ जाते हैं हम। ED is equals to percentage change in demand for a commodity divided by percentage change in any factor affecting demand। अब इस फ्रैक्शन की वैल्यू या फिर ED की जो वैल्यू है वो मोर देन 1 कब होगी? किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू मोर देन 1 कब होती है? व्हेन द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज मोर देन द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर। तभी होता है अगर मेरे न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो मेरी फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आती है? मोर देन 1 आती है। ठीक है, इसका मतलब अगर मेरे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की फॉर्मूले की मैं बात करूं तो न्यूमरेटर क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड, और डिनोमिनेटर क्या है? परसेंटेज चेंज इन फैक्टर। ठीक है, तो अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, तो मेरी डिमांड कैसी है? मोर देन 1, दैट इज मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, या फिर सिंपली इलास्टिक है मेरी डिमांड। ठीक है, चलिए अब वापस आ जाते हैं अपनी स्लाइड पर। तो मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या कहती है? अगर मेरे परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, या फिर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? मोर देन 1 होगी। ठीक है, when percentage change in the quantity demanded is more than the percentage change in price, then demand for such a commodity is said to be more than unitary elastic और highly elastic और elastic। ठीक है, ये अलग अलग नाम है, ये आपको याद रखने हैं। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखिए कैसा दिख रहा है ये डायग्राम हमें? नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग ही तो दिख रहा है मैम, है ना। इसमें अलग क्या है? अलग क्या है कि ये जो कर्व बना है इट इज फ्लैट। ठीक है, ये कैसा कर्व है? दिस इज अ फ्लैट कर्व। और किसी भी कर्व को हम फ्लैट कब कहते हैं? तब कहते हैं जब उसका जो स्लोप है
वो कम हो ना। अभी तो आपने बोला मोर देन वन, तो कम का क्या मतलब है? मैंने मोर देन वन क्या बोली? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऑफ द कर्व क्या है? मोर देन वन है। लेकिन स्लोप क्या है? स्लोप उसका लेस है, स्लोप कम है। ठीक है, फ्लैट जो कर्व होगा उसका स्लोप कम होगा, इलास्टिसिटी चाहे ज़्यादा है लेकिन स्लोप कम रहेगा हमेशा। ठीक है, अब आपने इसका एग्जाम्पल कहाँ देखा है? इसका एग्जाम्पल आपके कॉलेजेस के अंदर आपने देखा होगा या स्कूल्स के अंदर आपने देखा होगा कि जो भी फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक रैंप बनाया हुआ होता है हमारे स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस के अंदर, ताकि उनकी जो व्हील चेयर है वो आसानी से ऊपर जा सके, नीचे आ सके। ठीक है, तो अब उसको अगर आप देखें तो वो कैसा होता है? क्या वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे जिसकी ढलान बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, ज़्यादा हो कि एकदम से ही हम उसको करें तो नीचे गिर जाए, या ऊपर हम उसको चढ़ा ही ना पाएँ? ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, कैसा होता है? थोड़ा फ्लैट होता है। ठीक है, जिसकी स्लोप जो होती है वो कम होती है, जिसकी ढलान जो होती है वो कम होती है। ठीक है, तभी उसके ऊपर हम आसानी से व्हील चेयर को लेकर जा सकते हैं, नीचे लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो ढलान कम होने का मतलब या स्लोप कम होने का मतलब या डिमांड कर्व फ्लैट होने का मतलब क्या है? ये ऐसा कर्व है जो हॉरिजॉन्टल बनना चाहता है लेकिन हॉरिजॉन्टल बना नहीं है। अगर आप इसको देखो तो ये ज़्यादा हॉरिजॉन्टल की तरफ है, वर्टिकल से ज़्यादा हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रहा है। तो ये अभी हॉरिजॉन्टल बनना चाहता है लेकिन हॉरिजॉन्टल बना नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसा कर्व है। तो जब भी हम इलास्टिसिटी मोर देन वन की बात करेंगे तो कर्व कैसा बनेगा? फ्लैट कर्व बनेगा, यानी कि इसका स्लोप जो है वो कम होगा, इसकी जो ढलान है वो कम होगी और ये हॉरिजॉन्टल की तरह होगा। ठीक है, चलिए अब अगर आप यहाँ पर देखें जो डिस्टेंस है हमारा QQ1, इट इज़ मोर देन द डिस्टेंस PP1। इसी से हमें पता चल रहा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर। क्या कहते हैं उसे? लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी हमारा। ऐसा नहीं है लास्ट में पढ़ाया जा रहा है तो इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। तो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इसका मतलब इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या है? लेस देन वन है। इलास्टिसिटी की वैल्यू लेस देन वन होने का क्या मतलब है? पीछे चलते हैं अपने फिर से फॉर्मूला की तरफ। क्या है फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। अब इस फ्रैक्शन की वैल्यू या किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू लेस देन वन कब आती है? व्हेन द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, जब भी न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम होगी तो फ्रैक्शन की वैल्यू भी लेस देन वन आती है। तो यहाँ पर मेरा न्यूमरेटर क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड, और डिनोमिनेटर क्या है? परसेंटेज चेंज इन एनी फैक्टर। ठीक है, तो जब भी परसेंटेज चेंज इन डिमांड विल बी लेस देन द परसेंटेज चेंज इन एनी फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, या फिर परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होगी? लेस देन वन होगी। समझ में आती है ये चीज़? आगे बढ़ते हैं, अपनी स्लाइड पर आ जाते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है? व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन डिमांड फॉर सच अ कमोडिटी इज सेड टू बी लेस देन यूनिटरी इलास्टिक और लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक। ये सारे इसके अलग अलग नाम हैं। तो जब भी क्वांटिटी डिमांड में जो परसेंटेज चेंज है वो कम हो परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो कैसी इलास्टिसिटी है? वो लेस देन वन है। ठीक है, इसका डायग्राम देख लेते हैं कैसा है। ये देखिए, अब इसका डायग्राम कैसा है? इसका डायग्राम भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है मैम, पिछले जैसा ही तो है? नहीं, थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग तो है लेकिन स्लोप कैसा है इसका? स्लोप है इसका स्टीप। क्या कहते हैं इस स्लोप को? स्टीप, STEEP। तो स्टीप स्लोप का क्या मतलब है? कि स्लोप जो है मेरा ज़्यादा है, जो मेरी ढलान है वो ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो, अगर ऐसा आपका रैंप बना दिया जाता तो अगर आप ऊपर से व्हील चेयर नीचे लेकर आएंगे वो एकदम से नीचे गिरेगी। ठीक है, और अगर आप नीचे से ऊपर लेकर जाना चाहेंगे तो वो ऊपर जा ही नहीं पाएगी। ठीक है, बहुत मुश्किल होगा ऊपर ले जाना उसको। क्लियर? तो इसीलिए ये कैसी ढलान है मेरी? एकदम ज़्यादा ढलान है। ठीक है, स्लोप इसका ज़्यादा है, ये स्टीप है मेरा डिमांड कर्व। तो जब भी हम लेस इलास्टिक डिमांड की बात करेंगे या ED लेस देन वन की बात करेंगे तो मेरा डिमांड कर्व कैसा बनेगा? स्टीप बनेगा, जिसका स्लोप कैसा होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ में आती है ये चीज़?
अब यहाँ पर आप देखो डिस्टेंस जो है मेरा PP1, इट इज़ मोर देन द डिस्टेंस QQ1, ठीक है। जो मेरा PP1 के बीच का डिस्टेंस है ये मेरे QQ1 के डिस्टेंस से ज़्यादा दिख रहा है। इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। समझ में आती है ये चीज़? चलिए तो अब एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इनका कि क्या एग्जाम्पल हो सकता है। अगर मैं बात करूँ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड की या फिर इलास्टिसिटी ज़ीरो की, तो इसमें एग्जाम्पल क्या होगा। मानते हैं कि मेरे प्राइस में कुछ 10% इंक्रीज आ रहा है, ठीक है। तो मेरी डिमांड में कितना परसेंट इंक्रीज आएगा? 0, क्योंकि बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही मेरी डिमांड। यही अगर मैं कहती कि मेरे प्राइस के अंदर 10% डिक्रीज आ रहा है तो मेरे क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता? 0, क्योंकि डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही। इट इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मतलब इसका अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं तो क्या रहेगा कि देयर इज 0% चेंज इन प्राइस, ठीक है, या फिर देयर इज 0.000001% इंक्रीज इन प्राइस। तो मेरी डिमांड क्या हो जाएगी? एकदम से 0। क्यों? क्योंकि मेरे प्राइस के अंदर नेग्लिजिबल चेंज आया है, बिल्कुल नेग्लिजिबल इंक्रीज हुआ है, लेकिन मेरी क्योंकि डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, बहुत जल्दी चेंज हो जाती है और बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, इसीलिए वो एकदम से 0 हो गई, ठीक है। यही अगर मैं कहती कि एकदम 0% या 0.00001% मेरा डिक्रीज हुआ है प्राइस में, बिल्कुल नेग्लिजिबल डिक्रीज हुआ है, तो मेरी डिमांड एकदम से इनफाइनाइट परसेंटेज बढ़ गई, ठीक है। इसका मतलब मेरी डिमांड कैसी है? इलास्टिक है। समझ में आती है ये चीज़? नेक्स्ट इज यूनिटरी इलास्टिक। तो इसमें तो इक्वल होता है दोनों में चेंज। इसका मतलब अगर 10% इंक्रीज हुआ है मेरे प्राइस में तो क्वांटिटी डिमांडिंग में 10% डिक्रीज हुआ होगा, या फिर अगर मेरे प्राइस में 10% डिक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी डिमांडेड में 10% इंक्रीज हुआ होगा। क्लियर? अब अगर हम बात करें मोर देन यूनिटरी इलास्टिक की, तो इसमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब अगर मेरे प्राइस में 10% इंक्रीज आया है तो मेरी क्वांटिटी डिमांडिंग में 20% डिक्रीज आया होगा, ठीक है। और अगर मेरे प्राइस में 10% डिक्रीज आया है तो मेरे क्वांटिटी डिमांडेड में 20% इंक्रीज आया होगा। क्वांटिटी डिमांडिंग में जो परसेंटेज चेंज है वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। तो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कम होता है, ठीक है। तो अगर मेरा प्राइस 10% से इंक्रीज किया है तो क्वांटिटी डिमांडेड 5% से डिक्रीज की होगी, ठीक है। या फिर अगर मेरा प्राइस जो है वो 10% से डिक्रीज किया है तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड 5% से इंक्रीज की होगी, ठीक है। इसका मतलब जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम है एज कम्पेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आई होप आप सबको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, लाइफ टाइम के लिए आप सबके दिमाग में ये चीज़ छप गई होगी अच्छे से। तो अब हम डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी को तो कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है वेरियस मेथड्स टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ पार्ट 2 ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आने वाली किसी भी वीडियो को आप अगर मिस आउट नहीं करना चाहते हैं, मेरे साथ बना रहना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको सब्सक्राइब करने के लिए आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, तो उसका भी जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और जो हैंडल्स हैं वो आपको ऊपर स्क्रीन पर ही दिख रहे होंगे, ठीक है। देन अगर आप किसी बिजनेस इंक्वायरी के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो mindeyourEconomics@gmail.com के ऊपर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहीं पर अपनी वीडियो जो है मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी। सो स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड नर्डी एंड डू नॉट फॉरगेट टू माइंड योर इकोनॉमिक्स।